चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में अपन पढ़ने वाले ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, कितने टाइप की जो रिएक्शंस होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स होती है उनसे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, किसी रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, एन फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, टाइट्रेशन जो नया जुड़ा हुआ पार्ट है वो भी यहाँ पे करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले बताए जाएंगे आपको, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे बराबर करके टाइट्रेशन करते हैं, वो सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर होने वाले हैं। पहला टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं और रिडक्शन किसे बोलते हैं, वो चीज अपन यहाँ पे कवर करने वाले। तो बात करें ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, वो होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन करना रिडक्शन होता है। एड ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होगा। तो सर अपने को याद क्या रखनी है, क्वेश्चन कहां से सोल्व होंगे, आपके क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, तो आपको सोल्व किससे करना है, आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, जैसे सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया Na+ बन गया, ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खुद को गेन करना, खुद गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो रिडक्शन होगा, यानी Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये Na में कन्वर्ट हो गया, यानी इसका रिडक्शन हो गया यहां पे, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब जो चैप्टर था अपना रेडॉक्स रिएक्शन, वो होती क्या है भाई, रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो एक रिएक्शन में, तो उसे बोलते हैं अपन रेडॉक्स रिएक्शन। बात क्लियर हुई। अब निकालना सीखते हैं, जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं ना वो निकालना सीखते हैं, कैसे निकाले जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के तरीके यहाँ पे लिख रखे हैं, एग्जाम्पल्स भी मैंने बहुत सारे लिख रखे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल से समझाऊंगा किस एग्जाम्पल की ट्रिक या किस एग्जाम्पल की स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए ताकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाए, वो सारी चीजें बताऊंगा। जो एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिए स्ट्रक्चर के, उनसे बाहर नीट में क्वेश्चन नहीं आता है, एनसीईआरटी के और पीवाईक्यू सारे स्ट्रक्चर में लेके आया हूं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। चार्ज ऑन एटम इफ ऑल बॉन्ड्स अटैच्ड आर ब्रोकन, किसी भी एटम पर उस पे जितने बॉन्ड लगे हुए हैं, अगर उन बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया जाए तब उस पे जो चार्ज आएगा वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं जैसे CO2, CO2 की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O होती है। अगर यहां पर इस बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया जाए, इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया जाए, तो इधर से +2 इधर से +2 यानी +4 चार्ज आ गया, और इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +4। क्लियर बात। अब ऑक्सीडेशन नंबर देखो निकालने के रूल्स है, उन रूल्स को आप कैसे याद रखोगे, जैसे ऑल एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट, अगर जो भी एलिमेंट है एलिमेंट्री स्टेट में हो, जैसे I2 हो गया, O2 हो गया, सल्फर 8 हो गया, N2 हो गया, Na हो गया, यानी न्यूट्रल पोजीशन पे है, ये अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब अपन बात करें जो एल्कली मेटल्स होती है ना, एल्कली मेटल्स कौन सी है, सोडियम हो गया, ठीक है, हलीना की रब से फरियाद वाले, लिथियम सोडियम वाले सारे मेटल हलीना की रब से फरियाद, ये हो गए एल्कली मेटल, इनकी होती है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, Na+ लिथियम +1, ठीक है। अगर बात करें जो एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सी होती है, मैग्नीशियम 2+, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी वाला, ठीक है, ये सारी होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल। कैल्शियम 2+ हो गया, मैग्नीशियम 2+ हो गया, ये
दो प्लस वाली ऑक्सीडेशन में, +2 ऑक्सीडेशन में होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अपन बात करते हैं हेलोजन्स की। जो हेलोजन होते हैं फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन वगैरह, ये सब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एक्सेप्ट इंटरहेलोजन कंपाउंड। इंटरहेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं? इंटरहेलोजन कंपाउंड होते हैं दो हेलोजन्स के मिक्सअप से बने हुए। अब इंटरहेलोजन में दोनों ही हेलोजन है तो एक पे प्लस आएगा, एक हेलोजन पे माइनस आएगा। जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उस पे -1 आए, माइनस चार्ज आएगा, और जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उस कंपाउंड, उस एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इतनी बात क्लियर। इंटरहेलोजन कंपाउंड्स की बात भी करेंगे अपन। आगे देखते हैं, अगर हाइड्रोजन, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हाइड्रोजन होता है ना, वो उसकी आप +1 कब लोगे और -1 कब लोगे, बहुत फंडा रहता है इसमें भाई, बहुत गंदा मैटर है इसका। तो कभी +1 कभी -1 सर समझ में नहीं आता, किसी के साथ ये +1 दे रहा है, किसके साथ ये -1 दे रहा है। तो देखो अगर हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल के साथ है तो उसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हाइड्रोजन की नॉन मेटल के साथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और हाइड्रोजन की जो मेटल है उसके साथ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है, ओ है, ऑक्सीजन है, उसकी अपन ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्साइड में तो ऑक्सीजन पर कितना होता है? -2 होता है। परऑक्साइड में ऑक्सीजन पे -1 होता है, ठीक है। कितना होता है परऑक्साइड में? -1। और सुपर ऑक्साइड में हाफ होता है ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन नंबर। अब एक चीज और ध्यान रख लेना भाई, जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के कंपाउंड है, ठीक है, उनमें इनमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे OF2 है तो यहाँ पे -1 होगा फ्लोरीन पे, O2F2 है -1 होगा फ्लोरीन पे, +1 होगा ऑक्सीजन पे। इतनी बात क्लियर। ये एग्जांपल ध्यान रख लेना भाई, कई बार आप क्या कर देते हो ऑक्सीजन की -2 लिख देते हो यहाँ पे, वो गलत हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखनी होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ओजोनॉइड्स आते हैं, ओजोनॉइड्स की जो O3 होते हैं, ओजोनॉइड्स होते हैं क्या? O3। और O3 पर क्या होता है? ओजोनॉइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 होता है। कितना होता है? -1/3। अब मैं बोल रहा था कि आपको जो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स है वो किससे मिलके बने हुए होते हैं? हेलोजन से मिलके बने हुए होते हैं, तो उन्हें इंटरहेलोजन बोलते हैं। जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इतनी बात क्लियर। अब ICl की बात करें, ICl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो -1 इस पे आ गया, और I की कम है तो +1 इस पे रह गया, ठीक है। ClF3 की बात करें तो ClF3 में देखो जो फ्लोरीन है उस पे -1 है, जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उस पे -1, और क्लोरीन की कम है तो +3, ठीक है। इतनी बात। अब बात करें स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। जैसे CO2 का तो मैं बता ही चुका। CO2 में क्या होता है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या देगा? ऑक्सीजन को -2 इधर +2, ये ऑक्सीजन को -2 इधर, ये इसको +2, यानी +2 कितना हो गया? कार्बन पे +4, ठीक है। H2SO4 की स्ट्रक्चर देख लो, इसमें जो H2SO4 में जो सल्फर होगी, ये सल्फर होगी, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी? +6 होगी। कैसे? देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या देगा? इसको +2 देगा, ऑक्सीजन को -2 देगा, इधर -2 इधर +2, तो +2 +4 तो ये हो गए, इधर -1 इधर +1, इधर -1 इधर +1, तो यानी +6 हो गया H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। बात करें HCN में,
HCl में देखो ये हाइड्रोजन +1 नाइट्रोजन -2 वो -1, ठीक है। यहाँ पे कार्बन +2 नाइट्रोजन -2। अब सर इसमें तो आप इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तो नंबर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तो ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट ही नहीं की भाई। कोऑर्डिनेट ये बॉन्ड है ना, तब काउंट करते हैं जब ये जहां से इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ना, जिसपे वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। यहाँ पे तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है नाइट्रोजन से, इसलिए नहीं लेंगे उसको, ठीक है। तो इसकी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी नाइट्रोजन की। इतनी बात क्लियर। अब सोडियम थायोसल्फेट की बात करते हैं। सोडियम थायोसल्फेट होता है Na2H2O3, ठीक है, Na2H2O3। इसकी स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पे जो सल्फर होता है, 2 सल्फर होते हैं। एक सल्फर तो -2 में होता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और दूसरा सल्फर होता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़े तो कैरोज एसिड, जो कैरोज एसिड होता है H2SO5, H2SO5 होता है। इसकी स्ट्रक्चर बनाए, और यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का कैरोज एसिड में +6 होता है, ठीक है। +6 कैसे, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, और यहाँ पे +1। टोटल कितने हो गए इस सल्फर पे, चार्ज देख लो टोटल, ये +2 +2 4 5 6, ठीक है। इतनी बात क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं। CrO5 बहुत बार PYQ में आ चुका है। यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछते हैं। जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसमें, वो +6 होती है। कितनी होती है, +6। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बटरफ्लाई शेप नहीं लग रही तुम्हारे को, एक तो ये और 2 ये, यानी बटरफ्लाई शेप। देखो ये बटरफ्लाई शेप लग रहा नहीं है, बटरफ्लाई शेप CrO5 की, ओके। यहाँ पे क्रोमियम है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 रह जाएगी। कैसे, देख +2, वो सॉरी ये ऑक्सीजन है ज्यादा नेगेटिव, -2, यहाँ पे +2, ठीक है। -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 टोटल कितनी होगी ऑक्सीजन पे, देख लो 1 2 3 4 और 2 6, ये +6 होगी ना, ठीक है। निकालना सारी चीजें याद, देखिए स्ट्रक्चर याद हो गई ना, सारी चीजें आ जाएंगी। K3CrO8 बहुत सी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिया जाता है। K3CrO8 की देखो ये पेरोक्साइड लिंकेज है, इसमें 3, ये देखो ये KOO ये भी एक है, ठीक है। तो 4 हो गई ये देखो OO। तो यहाँ पे जो क्रोमियम है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। वैसे निकालो कैसे, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 टोटल +1 कितने हो गए, 5 हो गए ना। क्रोमियम पे तो +5 हो गया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन सब ऑक्साइड यानी C3O2 में जो कार्बन है, 2 कार्बन की तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहेगी, एक कार्बन की 0 हो जाएगी। क्लियर बात। अब बात करें एनसीईआरटी में दे रखा है Br3O8, 3 Br लिखो, और जो भी जितने भी ऑक्सीजन है ना 8 है, वो डबल बॉन्ड से जोड़ दो। इस पे सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन होंगे ना, एक तो होगा +6 में, ये कैसे +6 में कैसे हुए, एक को बता देता हूं। देखो यहाँ पे -2 इसके लिए +2, इसके लिए -2, इसके लिए +2, इसके लिए -2, इस पे +2 +2 यानी +6। यहाँ पे इसके लिए -2, इसके लिए +2, इसके लिए -2, इसके लिए +2 यानी +4 हो गई है। यहाँ पे भी +6 हो गया, ठीक है। ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, यानी 2 ब्रोमीन तो +6 में है, और एक जो ब्रोमीन है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। इतनी बात क्लियर। अब अपन बात करें H2S2O8, इसकी स्ट्रक्चर देखो तो एक यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज पाया जा रहा है बीच में सल्फर के। यहाँ पे देखो एक सल्फर होगा +6 में, दूसरा होगा +6 में, ठीक है। बात क्लियर। अब +6 कैसे आए, देखो यहाँ पे +2 -2
प्लस 2, -2 प्लस 2, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 प्लस 6 हो गया ना। इतनी बात क्लियर। अब बात करें Na2S4O6। Na2S4O6 में सल्फर कितने हैं? 4। इनमें से 2 सल्फर की तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जो साइड में होंगे, और बीच में सल्फर सल्फर के बॉन्ड, बीच में बॉन्ड है तो उनपे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 0 होगी, क्योंकि इन दोनों में नेगेटिव जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है, तो उनमें तो क्या होगा? 0 ही होगी ना ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो इनका तो हो गया 0 और ये हो गए +5 में दोनों। क्लियर बात। अब बात करते हैं हाइड्राजोइक एसिड। जो हाइड्राजोइक एसिड वो होता है HN3। ठीक है, HN3 होता है। यहां पे 2 नाइट्रोजन तो 0 में होते हैं, एक नाइट्रोजन प्लस जो -1 में होगा, हाइड्रोजन +1 में रहेगा। इतनी बात क्लियर। आगे बात करें CaOCl2। क्वेश्चन आता है कि जो CaOCl2 है उसमें क्लोरीन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? यहाँ पे क्लोरीन के एक क्लोरीन तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, एक क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। कैसे? CaOCl2 को तोड़ो, Ca2+ OCl- और Cl-, यहां से एक तो Cl- में रह गया। अब OCl- में है ना, जो Cl है ना, ये वाला Cl +1 में रहता है। ठीक है, ये याद रख लेना, क्वेश्चन आता है यहां से। आपको Cl तो माइनस में ही लगाते हो, ये +1 में भी जाता है Cl यहाँ पे। ठीक है, एक बात करें Fe3O4। Fe3O4 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, जो Fe3O4 है ना वो 2 में टूट जाता है, FeO और Fe2O3 में। यहाँ पे FeO में आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और Fe2O3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इतना बात हो गया। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट और अपन फिर करते हैं आगे। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और रिएक्शन को बैलेंस किस प्रकार करते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहली बात कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, फिर अपन पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं। देखो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज, और खुद क्या होते हैं? रिड्यूस। जबकि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो दूसरे को क्या करते हैं? रिड्यूस, और खुद क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो ठीक है। जैसे यहाँ पे आप रिएक्शन देखो, H2 + Cl2 से बना 2HCl। अब देखो यहां से H2 0 से गया यहाँ पे +1 में, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हुआ, और यहां से Cl2 से Cl- में गया तो ये हुआ रिडक्शन। अब यहाँ पे जो Cl2 है ये क्या हो गया? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी खुद का तो खुद रिड्यूस हुआ है, और दूसरे का क्या किया है इसने? दूसरे का किया है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडाइज दूसरे को कर दिया और खुद हो गया रिड्यूस। तो Cl2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो H2 की बात करें, देखो H2 यहाँ पे खुद का क्या हो रहा है? खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो खुद का ऑक्सीडेशन होता है तो उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इतनी बात क्लियर? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सिंपल चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें भी पढ़ने वाले हैं अपन। कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जैसे Ca+O2 से CaO बन गया। ठीक है, सिंपल बात है। डिकम्पोजिशन यानी टूट जाना, 1 2 में टूट जाएगा, HCl H2 + Cl2 में टूट गया, ये हो गया। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। अब वो डिस्प्लेसमेंट किस बेसिस पे किया? जिंक किस किस को डिस्प्लेस कर सकता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर आता है ना वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। ठीक है, यानी जो ज्यादा रिएक्टिव होगा ना वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। सिंपल बात याद रख लो, वरना कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाने वाला हूं मैं। ठीक है, तो जिंक
कॉपर को डिस्प्लेस करके ZnSO4 प्लस Cu बना देता है। इतनी बात क्लियर। ये सिंपल रिएक्शन है, ये नीट में नहीं आने वाली, नीट में आएगी डिस्प्रपोर्शनेशन कंप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस में से। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है क्या? एसिड रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें कोई एक कंपाउंड रिड्यूस भी होता हो और ऑक्सीडाइज भी होता हो, यानी एक, यहां पे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन -1 है, ये -1 से यहाँ पे -2 में भी जा रहा है और -1 से 0 में भी जा रहा है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिड्यूसिंग भी हो रही है और ऑक्सीडाइजेशन भी हो रही है, यानी रेडॉक्स रिएक्शन इन विच सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड एज वेल एज रिड्यूस्ड, तो वो होगी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी एक से दो अलग अलग में जाना। अब कंप्रोपोर्शनेशन क्या होती है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की उल्टी रिएक्शन होती है। उल्टी रिएक्शन का मतलब अपन ने पढ़ा था कि जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है उसमें एक ऑक्सीडेशन स्टेट से एक एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा था। यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से, यहाँ पे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में एक ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, यानी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -2 है, इन दोनों से ही ये जाएगा किसमें, -1 में। इतनी बात क्लियर। ये हो गई कंप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब एन फैक्टर की कैलकुलेशन करते हैं और रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग किस प्रकार करते हैं उसको समझने वाले हैं। देखो एन फैक्टर में ज्यादातर आपको दिक्कत आती है ना, तो आप क्या करो, एसिड के लिए एन फैक्टर क्या बोलोगे, जो एसिड जितने H+ दे पाएगा, जो एसिड जितने H+ दे पाएगा वो हो जाएगा उसका एन फैक्टर। बेस के लिए एन फैक्टर क्या होता है, बेस के लिए होता है जितने OH- कोई बेस दे रहा है वो उसका एन फैक्टर हो गया। अगर अपन बात करें किसी एलिमेंट के लिए, तो एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी, एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी वो होगी उसकी एन फैक्टर के बराबर। आयन के लिए, आयन पे जितना चार्ज है ना उसका मोड ले लो, यानी चार्ज नेगेटिव में है तो उसका पॉजिटिव बना के रख लो आप, ठीक है, वो उसका एन फैक्टर होता है। समझ गए बात? ओके। और आयनिक स्पीसीज में कोई स्पीसीज है उसमें केटायन भी है और एनायन भी है, तो टोटल चार्ज या तो केटायन का ले लो या एनायन का ले लो, वो सारा चार्ज, टोटल चार्ज उसका एन फैक्टर होता है। इतनी बात क्लियर। दूसरी बात, कोई रिएक्शन हो और उसमें एन फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है MnO4 2-, यहाँ पे Mn का एन फैक्टर निकालना है, कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप क्या करो, Mn का एन फैक्टर निकालना है ना, तो क्या करोगे, यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 8 - 2, तो ये कितना हो गया, Mn के लिए +6 हो गया। चलो इसको 2- की जगह 1- कर लेते हैं, सही रहेगा। ये 1- है, ठीक है, तो ऑक्सीजन 4 है, ये 1 है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की +7 हो गई, +7 हो गई। यहाँ पे MnO, तो यहाँ पे ऑक्सीजन -2 और Mn +2 हो गई। अब देखो इसका एन फैक्टर कैसे निकालोगे, एक Mn के लिए कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, इधर 7 है, यहाँ पे 2 है, प्लस का है, तो एन फैक्टर क्या होगा, 7 - 2, यानी एक के लिए कितना चेंज हो रहा है। समझ रहे हो बात? एक के लिए कितना चेंज हो रहा है, Mn एक +7 में, दूसरा यहाँ पे +2 में जा रहा है, तो 5 का चेंज आ गया ना इसमें, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 होते Mn, 2 Mn होते तो 10 का चेंज हो जाता, क्योंकि एक के लिए 5 का तो 2 के लिए 10 का, ऐसे आप निकालते हो एन फैक्टर। इतनी बात क्लियर। अब देखो जो बैलेंस करते हैं ना रेडॉक्स रिएक्शन को, वो टीचर्स अलग अलग तरीके से बताते हैं, कुछ टीचर्स के मेथड अलग हैं, कुछ के अलग है। मैंने एक सिंपल मेथड बनाया हुआ है। सबसे सिंपल मेथड देखो, 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, 3 स्टेप में। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने एन फैक्टर निकालना सीखा है ना, वैसे एन फैक्टर निकाल लो। एन फैक्टर रिएक्शन में कैसे निकालोगे, ऐसे, ये वाला, ठीक है। देखो फाइंड एन फैक्टर एंड मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, जो एक है उसका
एन फैक्टर निकाला, उसको दूसरे स्पीसीज से मल्टीप्लाई करना है और दूसरे का पहले वाली से, वो समझाऊंगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आपने एन फैक्टर निकालना, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करो, बैलेंस ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स हैं उनको बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। ठीक है, अब आपको बारी आती है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो जिधर ऑक्सीजन कम है उधर H2O लगा दो। भाई इधर ऑक्सीजन 4 कम है तो उधर 4 H2O लगा दो। ठीक है, इतनी बात। अब H2O तो लगा लिया, अब हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है। हाइड्रोजन बैलेंस होता है दो तरीके से, एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में अलग तरीका लगता है और बेसिक मीडियम में अलग तरीका लगता है। एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम की बात करें तो अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो उस साइड में जो हाइड्रोजन कम है ना, उस साइड में H+ ऐड कर दो। जितने कम है हाइड्रोजन उतने H+ आप जोड़ दो। अगर मीडियम बेसिक दे रखा है तो आप क्या करोगे, जिधर कम है ना हाइड्रोजन उधर आप क्या करोगे, वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ोगे। ठीक है, कितने, जितने हाइड्रोजन कम है उतने जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो जोड़ देना है। जितने वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ोगे उस हिसाब से आपको OH- आयन अपोजिट साइड में जोड़ने हैं। यानी इधर H2O जोड़ दिया आपने 4, तो 4 OH- इसके अपोजिट साइड में जोड़ देने हैं। ये होता है बेसिक मीडियम का फंडा। अब एग्जांपल से समझाता हूं कैसे मैंने बताया क्या चीज थी ये। सबसे पहले कोई ये रिएक्शन है, ये आपको रिएक्शन दे रखी है, इसको आपको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करना है। ठीक है, अब आप कैसे करोगे, सबसे पहले एन फैक्टर वाली कैलकुलेशन कर लो। कैसे करोगे एन फैक्टर कैलकुलेशन, MnO4 है तो Mn के लिए एन फैक्टर निकालो। Mn का होता है +7, यहाँ पे 2 दे रखा है ना Mn के लिए, तो 7 से 2 में कितना का चेंज हो गया, 7 से 2 में +5 का चेंज हो गया ना। इतनी बात क्लियर, ये तो समझ में आता है ना। अब यहाँ पे आयरन के लिए देखो, 2 से ये कितने में गया है, 3 में, 2 से कितने में गया है, 3 में, तो यहाँ पे +1 का चेंज हो गया। अब आप क्या करो, Mn के लिए एन फैक्टर 5 है तो इस Mn का एन फैक्टर है ना वो दूसरे वाले से गुना कर दो, यानी Fe से Mn का एन फैक्टर गुणा कर दिया। ठीक है, अब Fe का जो एन फैक्टर आया उसको Mn से गुणा कर दो, ये +1 इससे गुणा हो गया, ये कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना था, ये मल्टीप्लाई कर दिया एन फैक्टर। दूसरा है बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा देखो यहाँ पे 5 Fe हो गए, यहाँ पे 1 Fe है। ठीक है, Mn तो बराबर है, Mn तो बराबर है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छेड़ना नहीं है दूसरे स्टेप में, तो इधर 5 Fe है तो उधर भी 5 Fe कर दो, इधर 5 लगा दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो अब क्या करना है, अब आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और एसिडिक मीडियम है, दे रखा है ना, एसिडिक मीडियम है तो हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करोगे वो देखेंगे। अब उससे पहले आप देख लो कि अगर ऑक्सीजन बैलेंस है तो आगे बढ़ो, H+ को बैलेंस करो, वरना ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो जिधर ऑक्सीजन की कमी है उधर H2O जोड़ना पड़ेगा। तो क्या इस रिएक्शन में ऑक्सीजन की कमी है, तो इधर देखो MnO4, इधर ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे तो ऑक्सीजन 1 ही है, तो आप क्या करोगे, इधर 4 ऑक्सीजन है इधर 1 ही ऑक्सीजन है तो तीन वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ दोगे। यानी इसमें क्या करोगे आप, यहाँ पे +3 H2O किया, 3 H2O किया तो ये 4 H2O बन जाएगा, यानी 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो इधर 3 H2O अपन ने जोड़ दिया, 3 H2O जोड़ दिया तो कौन सी रिएक्शन बन गई, ये वाली रिएक्शन आपके पास आ गई ऊपर वाली।
अब आपको क्या करना है, अब हाइड्रोजन को देखना है किधर कितने हैं। हाइड्रोजन इधर देखो, एक हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन देखो, 4 दूने 8 हाइड्रोजन है H2O में। अब देखो इधर तो 8 हाइड्रोजन है और इधर एक हाइड्रोजन है। हमने क्या बोला था, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ इन डेफिशिएंट साइड। जिस साइड में H+ कम हो उस साइड में उतने H+ लगा दो। तो उधर तो 8 है, इधर H+ एक ही है, तो कितने ऐड करने चाहिए, 7 H+ ऐड करने चाहिए। 7 H+ ऐड किया तो ये 8 हो गए ना टोटल इधर। तो ये बैलेंस रिएक्शन आपके पास आ गई। क्या हो गया, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। लो भाई खत्म। तो आपको रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, सबसे पहले आपको एन फैक्टर निकालना है। एन फैक्टर निकालोगे और इसका एन फैक्टर पहले वाले का दूसरे वाले से गुना कर देना है और दूसरे वाले का पहले वाले से गुना कर देना है। भाई ये मेरा तरीका है, ठीक है। वो तरीके यार ऑक्सीडेशन नंबर वाला भी है, बहुत से तरीके, बहुत शानदार तरीका बनाया हुआ है। इस तरीके से चलोगे सारे आंसर फटाफट आ जाएंगे। नीट में यार टाइम नहीं रहता कि आप 5 मिनट लो, 2 मिनट लो और उतने में ये क्वेश्चन सोल्व करो। फटाफट देखो, एन फैक्टर देखा, एन फैक्टर के बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा सारे मॉलिक्यूल देख लो, फिर आप ऑक्सीजन देखो, फिर हाइड्रोजन को देख लो, ठीक है। ये चीज हो गई। अब ये हो गया, इसके बाद में अब टाइट्रेशन वगैरह उन पे चलते हैं अपन, ओके। रेडॉक्स रिएक्शन में बचा अपना टाइट्रेशन। टाइट्रेशन वाला पॉइंट है, इसमें आपको ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करो, यहां से वेट भी निकल जाएगा, मास भी निकल जाएगा, मोल्स भी निकल जाएंगी, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट के जो 5 फॉर्मूले थे वो मैंने मोल कॉन्सेप्ट में भी आपको बताए थे, ठीक है। उन फॉर्मूलों को यार रट लेना एक बार, ठीक है, वहां पे देख लेना मोल कॉन्सेप्ट के वीडियो में। ग्राम इक्विवेलेंट के सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, यहाँ पे सीधा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है। फॉर्मूले मोल कॉन्सेप्ट में बता चुका, ठीक है। तो टाइट्रेशन में क्या करना है, अगर इक्विवेलेंस पॉइंट आए तो आप क्या करो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कर दो। यहां से वेट, मोलिकुलर वेट, मोल सब कुछ निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट वगैरह, ओके। अब सर जो टाइट्रेशन है वो K2Cr2O7 की दे रखी है, KMnO4 की दे रखी है, एक दे रखा है आयोडीमेट्रिक, एक होता है आयोडोमेट्रिक। इनका थोड़ा बहुत पॉइंट है तो वो मैं समझा देता हूँ, कुछ चीजें एनसीईआरटी में है वो बताऊंगा, नया सिलेबस में जुड़ा है वो चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो K2Cr2O7, K2Cr2O7 पहली बात एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। अगर एसिडिक मीडियम देते हैं तो Cr2O7 2- आयन यानी डाइक्रोमेट आयन Cr3+ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे आप बोलते हैं ग्रीन कंपाउंड होता है Cr3+। इतनी बात क्लियर होगी। तो जहां पे इसके एन फैक्टर की बात करें, एन फैक्टर कैसे निकालोगे पता है, या Cr2 है, O7 है, तो इस पे +6 होगा यहाँ पे, ठीक है। और एक में चेंज कितना हो रहा है, एक क्रोमियम 6 से 3 में जा रहा है, एक क्रोमियम 6 से 3 में जा रहा है, एक के लिए कितना चेंज हो रहा है, 3 का चेंज हो रहा है ना। तो 2 क्रोमियम है यहाँ पे देखो, Cr2 है ना, तो 2 के लिए 6 का चेंज हो गया, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, +6 एसिडिक मीडियम में। कहां पे, एसिडिक मीडियम में। अगर अपन K2Cr2O7 अगर इन पे डालें तो रिएक्शन कैसे होगी, अगर Fe2+ आयन पे डाल दें तो Fe3+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। SO3 2- आयन SO4 2- आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, Sn2+ से Sn4+ बन जाएगा, H2S से सल्फर में रह जाएगा, SO2 SO4 2- में चला जाएगा, I- I2 में चला जाएगा, ठीक है। ऑक्जेलेट आयन है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2- है NO3- में कन्वर्ट हो जाएगा। यह है K2Cr2O7 का जादू, समझ रहे हो, इतनी बात क्लियर।
अब अपन आते हैं KMnO4 पे। KMnO4 में आपको याद रखना है एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल। जो स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है उसमें आपका एन फैक्टर और प्रोडक्ट, ठीक है। तो एन फैक्टर आप कैसे निकालोगे, पहले प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। MnO4 माइनस है, यहां से K प्लस को हटाया, अगर K को हटा देते हैं यहां से तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आ जाएगा ना। तो MnO4 माइनस, ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं तो ये Mn2 प्लस में चला जाता है, किसमें, Mn2 प्लस में। तो अगर यहां से देखो MnO4 माइनस है, यहाँ पे Mn पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे इसका कितना हो गया बोलो, +7। तो ये एन फैक्टर अपने को निकालना है ना, एन फैक्टर। तो ये क्या लिख रखा है, ये तो मिलान वाले कर रखा था मैंने, चलो वैसे डायरेक्ट ही निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन बना रखा था, चलो ठीक है। +7 है, +7 से देखो कहां पे कन्वर्ट हो गया, 2 में चला गया, यानी इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 5, क्योंकि 7 में से 2 गया तो एन फैक्टर 5 हो गया, ठीक है। न्यूट्रल में ये MnO2 में चला जाता है। MnO2 यहाँ पे Mn है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे देखो 7 से 4 में चला गया, 7 से 4 में आ गया, यानी कितने का चेंज आया एन फैक्टर में, एन फैक्टर तो वही होता है, तो एन फैक्टर यहाँ पे 3 हो गया, 7 में से 4 गए तो 3 ही तो बचा, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है तो 7 में से ये चला जाता है, MnO4 2 माइनस है, अब MnO4 2 माइनस है तो ये +6 में चला गया, तो 7 से 6 यानी 1 का चेंज आ रहा है, तो इसका एन फैक्टर होगा 1, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, चलो ठीक है। अब देखते हैं आयोडीमेट्रिक, इसको देखो आयोडीमेट्रिक है और ये आयोडोमेट्रिक है, आयोडीमेट्रिक आयोडोमेट्रिक। आयोडीमेट्रिक में क्या होता है, I2 होता है, और I2 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। SN2 प्लस पे I2 डालो, SN4 प्लस बन जाएगा, SN2 पे I2 जो H2O3 थायो वाला है उसको डालो, टेट्राथायो में कन्वर्ट कर देगा इसको, ठीक है। SO3 2 माइनस पे I2 डाल दो तो SO4 2 माइनस बन जाता है। आयोडोमेट्रिक में I माइनस यूज किया जाता है जो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देख लो यहाँ पे आयोडीमेट्रिक में I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आयोडोमेट्रिक में I माइनस है, ठीक है, आयोडाइड आयन है, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ओके, तो रेडॉक्स रिएक्शन वाला और टाइट्रेशन का पार्ट हो गया। सारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट कवर किए, पीवाईक्यू पे के भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर किए। अब क्वेश्चन लगाओ एक बार, अगर रिवीजन अच्छे से नहीं किया ना इसका तो एक बार यार 1.5x की स्पीड पे इसको देख लेना, ठीक है। धन्यवाद।